टू इवोल्यूशन क्लासेस। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक पीजीटी, टीजीटी, यूपीपीसीएस या एलटी या जीआईसी में पूछे गए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके के एमसीक्यूज़ आए हैं। अब टॉपिक जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर से जितने भी अभी तक एमसीक्यूज़ आए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। सो क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज डिवाइड ऑफ। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 32 से कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे जो पिछले क्वेश्चंस थे वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से थे और वो क्वेश्चंस मैंने इससे पहली वाली वीडियो में कराए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज डिवाइड ऑफ डीएनए येट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन। इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए नहीं होता लेकिन तब भी डुप्लीकेशन कराते हैं। तो कौन सी ऑर्गेनेल है? प्लास्टिड है या माइटोकॉन्ड्रियन है या न्यूक्लियस है? तो देखिए, प्लास्टिड में डीएनए होता है, इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और न्यूक्लियस के पास तो होता ही है। तो इन सब के पास होता है, लेकिन ये जो सेंट्रियोल है ये एक ऐसी ऑर्गेनेल है कि इसके पास कोई डीएनए नहीं है लेकिन तब भी ये सेल डिवीजन और डुप्लीकेशन कराने में यूजफुल या ये कह सकते हो कैपेबल होती है। ठीक है, ये आपका यूपीपीसीएस प्री का 2018 का क्वेश्चन है। सेंट्रियोल ऐसा कोशिकांग है, मतलब ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है लेकिन तब भी ये डुप्लीकेशन करवाने में कैपेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल में कितने प्रोटोफिलामेंट होते हैं? तो देखिए, वैसे तो ये 10 to 15 तक आपको देखने को मिलेंगे प्रोटोफिलामेंट, लेकिन अगर मैमेलियन सेल्स की बात करें तो मैमेलियन सेल्स में मतलब एक एवरेज मान के चलें तो ये 13 होते हैं। इनका नंबर होता है 13। अब बात आती है प्रोटोफिलामेंट क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या है। तो देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जैसे कि फ्लैजेला है, सीलिया है, इसी तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और ये सेल का स्केलेटल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं सेल के। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, ये स्केलेटन फॉर्म करते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही। साथ में सीलिया और फ्लैजेला का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो भी बनाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद सेल डिवीजन में भी ये मदद करते हैं स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए। अब बात आती है कि ये प्रोटोफिलामेंट्स क्या हैं। तो देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं फिलामेंट से, उन फिलामेंट्स को प्रोटोफिलामेंट्स बोला जाता है। इन फिलामेंट्स में 2 डाइमर होते हैं, मतलब एक ही डाइमर होता है। डाइमर मतलब 2 मोनोमर यूनिट। ठीक है, एक अल्फा होता है, देन बीटा, फिर अल्फा बीटा, इस तरीके से एक लंबा सा स्ट्रैंड बनता हुआ चला जाता है जिसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। और ऐसे ही स्ट्रैंड मिलके माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें ट्यूब्यूलिन नाम की प्रोटीन होती है, ट्यूब्यूलिन डाइमर होता है और उस डाइमर में 2 यूनिट होती हैं। हेट्रोडाइमर होता है ये, हेट्रो मतलब अलग अलग यूनिट्स, एक अल्फा यूनिट होगी, एक बीटा यूनिट होगी। अल्फा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूलिन, ये 2 सब यूनिट्स होती हैं इसमें। बाकी नंबर मैंने आप लोग को बता ही दिया कि 13 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड मॉडल। इनमें से जितने भी मॉडल यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से किसके द्वारा यूनिट मेम्ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट दिया गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। तो देखिए, मैं आपको इसका बता देती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा लेमा बोला जाता है, इसी को सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन यही होती है, लिपिड और प्रोटीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इसके, बाकी कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होता है। ठीक है, अब बात आती है ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है इसके मॉडल के लिए कि लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसके लिए कुछ मॉडल्स आए। ठीक है, उन सब में सबसे ज़्यादा
एक्सेप्ट किस मॉडल को किया गया है, जिसको कि यूनिवर्सल मॉडल कहा गया, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। इसमें पूछा गया यूनिट मेम्ब्रेन। तो देखिए, रॉबर्टसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्टसन, उन्होंने मेम्ब्रेन को एक यूनिट, मतलब एक सिंगल बोला था कि ये सिंगल एक की तरह ही काम करते हैं, मतलब लिपिड बाइलेयर पाई जाती है, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, लेकिन उन्होंने यही बोला था कि ये सब एक ही की तरह काम करते हैं। तो यूनिट मेम्ब्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्टसन ने दिया था अपने मॉडल में 1959 में। इस मॉडल को यूनिट मॉडल भी बोला गया था लिपिड मेम्ब्रेन का। लेकिन इसका जो आंसर सही दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि इसका सही आंसर ए नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, रॉबर्टसन मॉडल ऑफ 1959। हाँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अभी तक का सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया मॉडल है, यूनिवर्सल मॉडल भी बोला गया, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका यूपीपीसीएस प्री में 2003 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्या बोलता है? क्वेश्चन 35 बोलता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स एंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स एंटर करते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स किस प्रोसेस के द्वारा एंटर कर पाते हैं? डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। तो देखिए, डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं तो ये सिंपल डिफ्यूजन हो गया। इसी का एक टाइप होता है फैसिलिटेट डिफ्यूजन, जिसमें कि प्रोटीन्स मदद करती हैं किसी भी चीज़ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र करवाने में। ठीक है, इनसाइड या आउटसाइड। तो ट्रांसफ़र करवाने में कौन मदद करती है? फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स, या ये कह सकते हो कि उस प्रोसेस का नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी ट्रांसफ़र होने के लिए। कोई भी चीज़ अगर मैक्रोमोलिक्यूल बाहर से अंदर जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, तो उसको क्या प्रोवाइड करा दी? फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें डिफाइन लिखी हुई है कि फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन इज अ फॉर्म ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जो कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तो एक्टिव, दूसरा पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, एनर्जी यूज़ नहीं होती। दूसरी चीज़, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, मीन्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। ठीक है, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का भी यूज़ होता है और मूवमेंट जो होता है वो लो से हाई की तरफ धक्का दिया जाता है, लो से हाई पहुंचाया जाएगा। अब जब लो से हाई पहुंचाया जाएगा तो ऑब्वियसली एनर्जी का यूज़ होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम पत्थर को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर से नीचे गिराना हो तो हमें बस थोड़ा सा हाथ लगाना है और पत्थर जो है बहुत बिना के बराबर एनर्जी का यूज़ करके पत्थर नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट और दिस इज़ अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब हमें पत्थर को ऊपर लेके जाया जा रहा है तो लो से हाई लेके जा रहे हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में साथ ही साथ एनर्जी का यूज़ करना पड़ रहा है हमें बहुत ज़्यादा, और जब हाई टू लो के लेके आते हैं तो हमें एनर्जी का यूज़ नहीं करना पड़ता। दिस इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है, इन मेटाजोआ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड, ऑब्वियसली टिश्यू। क्या बोला जाएगा? उनको टिश्यू बोला जाएगा। ऐसे सेल्स का ग्रुप जिसका कि स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन भी सेम हो, उनको क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। डिस्क्रिप्शन में वही टिश्यू वाली डिफाइन दी है और साथ के साथ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, बाइचेट नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये टर्म टिश्यू दिया था। ये जो टर्म है टिश्यू, ये बाइचेट नाम के साइंटिस्ट ने एनिमल्स के लिए नाम दिया था। और दूसरी चीज़, मार्सेलो माल्फिजी जो हैं हिस्टोलॉजी के फाउंडर हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है कि द मैट्रिक्स ऑफ सेल्स वॉज गिवन द नेम प्रोटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट, परकिंजे नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने ये प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। चलो,
क्या बोला गया है कि द मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉज गिवन द नेम प्रोटोप्लाज्म। जो सेल की मैट्रिक्स होती है उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, किसने दिया था? परकिंजे ने, परकिंजे। ठीक है, क्या है प्रोटोप्लाज्म, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, हर लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है और जितनी भी वाइटल फंक्शंस हैं सेल के वो सारे परफॉर्म करता है। जे हग्सले, ये जो हग्सले नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको बोला था कि यही है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इन्होंने ही बोला था। ठीक है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने बोला था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला था हग्सले ने। वहीं पे अगर हम डुजार्डिन की बात करें तो इन्होंने 1835 में इनको डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म को, और इसको नाम दिया था सारकोड। सारकोड नाम दिया था। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। प्रोटोप्लाज्म क्या है, क्या करता है, दूसरी चीज़ कितने सेल्स में पाया जाता है, सारे लिविंग सेल्स में पाया जाता है। हग्सले की अगर बात करें तो इन्होंने इसको फिजिकल बेसिस बोला था लाइफ का, ये क्वेश्चन आ चुका है। और डुजार्डिन जो है इन्होंने 1835 में इसको डिस्कवर किया और सारकोड नाम दिया, सारकोड नाम दिया। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं परकिंजे की, तो परकिंजे ने इनको 1837 में 2 साल बाद क्या नाम दे दिया? प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है कि द टर्म प्लाज्मा लेमा, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। तो ये जो प्लाज्मा लेमा टर्म है ये किसने दिया? प्लाज्मा लेमा टर्म ये दिया रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने ये नाम दिया था प्लाज्मा लेमा। रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी दिया। ठीक है, ये टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन है, टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो अभी हमने समझा था यूनिट मेम्ब्रेन वाला, कि यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट किसने दिया? ऑब्वियसली रॉबर्टसन ने। ठीक है, अब यहाँ ये आपका 2004 में पूछा गया और इसका आंसर सही दिया है, बिल्कुल ए। चलिए अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं और उन्होंने क्या क्या कौन कौन से मॉडल दिए वो लिखा हुआ है। सबसे पहले रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। ठीक है, नंबर 2 डैनियल और डेविडसन है ये, इन्होंने बायोमोलिकुलर मॉडल दिया। नंबर 3 ये सबसे अच्छा मॉडल, या ये कहिए कि ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया मॉडल है सिंगर और निकोलसन का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया इन्होंने। अब बात आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर किए? पॉटर ने डिस्कवर किए थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस एट, किस फेज़ में, G1, G2, S या किसी भी फेज़ में, किस फेज़ में होता है प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस, ये पूछा है। तो मैं आपको बता दूं G1 नाम के फेज़ में, G1 फेज़ में, गैप वन फेज़ में। अब ये देखो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। देखो सेल डिवीजन होने के बाद, एक मिनट, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा G1। सेल डिवीजन होने के बाद इंटरफेज में एंटर करता है सेल, जो है जो यंग सेल बनता है वो इंटरफेज में एंटर करता है। इंटरफेज मतलब ग्रोथ फेज है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फेज आता है जो कि माइटोसिस और मियोसिस कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वेदर इट इज सोमैटिक सेल और इट इज जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो इंटरफेज, अब इस इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, एक तो होता है G1 फेज, एक होता है S फेज और लास्ट वन इज G2 फेज। ठीक है, गैप 1 सिंथेसिस फेज, G2 फेज, उसके बाद M फेज मैंने आपको बताया ही। पूरी लाइफ साइकिल में जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल में सबसे बड़ा फेज होता है इंटरफेज, और इंटरफेज में भी सबसे बड़ा फेज होता है G1 फेज, याद रखना। ठीक है, इसमें ही मोस्टली काम इसी में हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस इसी में हो जाएगा, बाकी डीएनए डुप्लीकेशन जो है वो इसमें होगा, और बाकी जो तैयारी है माइटोसिस की वो G2 फेज में होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो G1 फेज हुआ। अब G1 फेज में क्या बोला गया है? G1 फेज में बोला गया है कि G1 फेज में क्या क्या होना है। देखिए, G1 फेज में प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन होगा, एस फेज में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे, और G2 फेज में
सूत्री विभाजन की तैयारी मतलब क्रोमोसोम डिवीजन की तैयारी होगी। और एम फेज में जो कि मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, मियोसिस माइटोसिस कुछ भी हो सकता है, इसमें वही मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत सिंपल क्वेश्चन जो कि राजस्थान पीएससी में पूछा गया, पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक। इसका राइट ऑप्शन होगा रॉबर्ट हुक, सब जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। एंटन वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, जैसे कि बैक्टीरिया, स्पर्म सेल, ये सारे सेल्स जितने भी थे। ठीक है, तो इनको माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोला जाता है। थियोडोर श्वान की अगर बात करें तो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी श्लीडिन के साथ। 42 की अगर बात करते हैं तो 42 क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल यूनिट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में फंक्शनल यूनिट क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स की एक फंक्शनल यूनिट किसको बोला जाता है? सिस्टर्नी, थाइलेकॉइड्स, आर्कोप्लाज्म या क्रिस्टी। क्रिस्टी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इनग्रोथ है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनग्रोथ, माइटोकॉन्ड्रिया की इनग्रोथ है। ठीक है, थाइलेकॉइड्स आपके पाए जाते हैं किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में जिनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। और सिस्टर्नी आपकी पाई जाती हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। सिस्टर्नी जिसके कि दो फेज होते हैं, एक तो सिस फेज, दूसरा ट्रांस फेज। ठीक है, तो सिस्टर्नी आपकी पाई जाती हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोल्गी बॉडीज़ का या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था। 43 की अगर हम बात करते हैं तो 43 क्वेश्चन बोलता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड, दीज आर कॉल्ड। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टी। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या केस है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम इनसाइड मेम्ब्रेन की, अंदर वाली मेम्ब्रेन की बात करें तो अंदर वाली मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्डिंग बनाती है। इन फोल्डिंग्स को बोला जाता है क्रिस्टी। ये जो आपको फोल्डिंग्स दिख रही हैं, इन फोल्डिंग को बोला जाएगा, एक को क्रिस्टा, अब एक होती नहीं है, प्लूरल ही होती है, तो क्रिस्टी बोल दिया जाता है। ये क्या है? क्रिस्टी। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेनस। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दिस इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। यहाँ पर F1 F0 पार्टिकल भी होते हैं। ठीक है, F1 F0 पार्टिकल जो कि इनर मेम्ब्रेन में ही होते हैं, इनसाइड, अंदर की तरफ, इस तरह से ATP फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ये आपका TGT बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जितना भी डिस्क्रिप्शन है ना, जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी, तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का भी मैं बता दूं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन की वजह से इसके पास एनर्जी आती है और उस एनर्जी को ये ATP की फॉर्म में स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सबसे अच्छी करेंसी है ये, बड़ी अमाउंट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करा देती है जब भी इसके बॉन्ड टूटते हैं तो। ठीक है, बाकी और भी डिस्कशन है। ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे यही सारी चीज़ें बोली हैं कि ये 60 एंगस्ट्रॉम जो है इसका वो रहेगी, थिकनेस रहेगी। बस प्रोटीन, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन्स होती हैं, इनर वाली जो होती है वो भी थोड़ी सी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, बाहर वाली ज़्यादा परमिएबल होती है। बाहरी, बस यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई, आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ सिस्टर्नी मेक अप द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस तरीके की सिस्टर्नी गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो इसका मैं आंसर आपको बता दूं, रेटिकुलेट टाइप की।
रेटिकुलेट टाइप की जो हैं, जिन नेटवर्क की तरह जो फैले हुए होते हैं, वो वाली सिस्टर्नी गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो रेटिकुलेट मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क या जाल बोल सकते हो आप इसको हिंदी में, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हुआ बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ लेते हैं कि रेटिकुलेट सिस्टर्नी मेक द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, polarized and unpolarized form smooth and rough Golgi complex. Rough cisternae not make the Golgi complex. It is found in animal and plant cell. ठीक है, रफ सिस्टर्नी जो होती हैं वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती हैं, ये आपको एनिमल और प्लांट सेल में देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 बहुत अच्छा क्वेश्चन। राइबोसोम्स जो हैं वो किससे बने हुए होते हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, दो चीज़ें होती हैं राइबोसोम में, एक होते हैं आरएनए, दूसरे होते हैं प्रोटीन। इस तरह से, ये छोटी सब यूनिट, ये बड़ी सब यूनिट्स, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, दिस इज लार्ज, दिस इज स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे आरएनए यूनिट्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। चलिए, राइबोसोम्स की अच्छे डिस्कवरी वगैरह की बात कर लें। पैलेड, जॉर्ज पैलेड थे, उन्होंने इनको डिस्कवर किया था, इसीलिए इनको पैलेड पार्टिकल्स भी बोला जाता है। जॉर्ज पैलेड ने डिस्कवर किया था राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम इन्हीं को होता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोला जाता है इन्हें, ठीक है। ये सारे डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद आप 46 क्वेश्चन का देखिए, ऑफ द फॉलोइंग सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी आइसोलेटेड इंटैक्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सेल में न्यूक्लियस के आसपास आपको मेम्ब्रेनस जाल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। एक मिनट, इस तरह से, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दूर पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क इनसाइड द सेल। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, क्या बोला जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैन नॉट बी आइसोलेटेड, जो कि आइसोलेट नहीं किए जा सकते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। दैट आर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस एंक्लोज सैक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सिस्टर्नी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कि रॉबर्ट ब्राउन किसकी डिस्कवरी से जुड़े हुए हैं? ऑब्वियसली न्यूक्लियस की डिस्कवरी से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 1931 में। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है कि रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक की खोज के लिए जाना जाता है, मतलब न्यूक्लियस की खोज के लिए। उन्होंने केंद्रक की खोज 1931 में ऑर्किड के जड़ की कोशिका में की थी। ऑर्किड नाम का जो फ्लावर होता है उसकी बात की जा रही है। ऑर्किड नाम का जो प्लांट है उसकी जो रूट सेल्स होते हैं, उन रूट सेल्स में सबसे पहले की थी, रूट सेल्स में, ठीक है। केंद्र की कोशिका का मस्तिष्क या कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहते हैं। देखो, अगर इसकी बात करते हैं तो न्यूक्लियस की, तो ये जो न्यूक्लियस है इसको कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ही पूरी, जैसे हमारा ब्रेन है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, ऐसे ही न्यूक्लियस है पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल की जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, उसको क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टोनोप्लास्ट। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या बोला गया है?
टोनोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। और पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल की बात करें तो ढकने वाली झिल्ली की कोशिका में भित्त सेल वॉल कहते हैं, और जंतु कोशिका को ढलने वाली झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात की है कि देखो प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें बात कही गई हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म सेल में पाए जाते हैं, स्पर्म सेल में, वो क्या बोला, एक मिनट रुकिए। माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड इन इट्स, कहाँ पाए जाते हैं? मिडिल पीस में। मिडिल पीस में किस रीजन में पाए जाते हैं वो पूछा गया है। देखिए इस तरह से होता है, ये हेड होता है, ठीक है, यहाँ होता है ये मिडिल पीस एंड देन टेल, ठीक है, ये टेल है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होते हैं बहुत सारे, जो कि इस स्पर्म सेल को मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। बाकी अगर इसके हेड की बात करें तो हेड भी समझ लीजिए, तो न्यूक्लियस है और क्रोमोसोम्स हैं, वो सब कुछ इस हेड में ही होते हैं, लेकिन इसके आगे वाले पार्ट को एक्रोसोम बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ओवम की सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे कि पेनिट्रेशन हो पाए, ठीक है। तो ये इनका एक्रोसोम होता है। बस यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन सेल आर फाउंड इन द मिडिल पीस। इट हैज़ axial filament surrounded by spiral turns of mitochondria and bearing towards the end of ringed centriole and annulus. Its mitochondria provide the energy for swimming. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है। की थी 32 क्वेश्चन से, और अभी हमने 49 तक क्वेश्चन जितने भी थे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल के, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।